नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 7 में आपने कई सारी इकाई पढ़ी, सूरता और वीरता के काव्य भी पढ़े और कई सारी बातें हमने की। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पहेलियाँ। पहेलियाँ सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। पहेलियों से बच्चों के दिमाग की कसरत भी होती है, ज्ञान में वृद्धि भी होती है और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। तो अब हम ऐसी कई सारी पहेलियाँ पढ़ेंगे। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमाग का भी कसरत कराती है। साथ ही साथ वह कल्पना तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी होती है, जिसके द्वारा हमारी भाषा शुद्धि भी होती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। अब मैं आपको एक पहेली पूछती हूँ पहले, जिसका जवाब आपको सोच के रखना है और बाद में मुझे देना है। ना कभी आता ना कभी जाता, इसके भरोसे जो रहता वह सदा पछताता। तो विद्यार्थी मित्र, आपको इस पहेली का जवाब सोच के रखना है और बाद में मुझे बताना है। अब हम हमारी पहेलियाँ देखेंगे। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो बताइए बच्चों, यह कौन सी चीज़ हो सकती है? सोने की वह चीज़ है। सोने की चीज़ तो है पर उसे सुनार नहीं बेचता। आप तो देखते हैं ना, आपको पता है कि सोने की चीज़ जो होती है वह हमेशा सुनार ही बेचता है। लेकिन यहाँ पर सोने की चीज़ तो है लेकिन उसे सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा है नहीं, इसका सोने की चीज़ होने के बावजूद भी उसका मोल ज़्यादा नहीं है। मोल यानी कि कीमत, मोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका क्या ज़्यादा है? भार, यानी कि उसका वजन, भार ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। तो विद्यार्थी मित्र, बच्चों आप बता सकते हैं कि वह क्या हो सकता है? हाँ, चारपाई। चारपाई यानी कि पलंग, जिसका इस्तेमाल हम सोने के लिए करते हैं, तो इसीलिए वह सोने की चीज़ बताई। लेकिन चारपाई को सुनार नहीं बेच सकता और उसका मोल यानी कि कीमत भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसका तो भार ज़्यादा होता है, इसीलिए वह होती है चारपाई। आगे देखें कि एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो तो झट हो जाए उजाला। तो बताओ विद्यार्थी मित्रों, यह क्या चीज हो सकती है? एक नगर, तो यहाँ पर नगर किसे बताया गया है? हाँ, माचिस। सही उत्तर दिया आपने। एक नगर यानी कि माचिस का जो बॉक्स होता है उसे नगर बताया गया है। चोरों का मुंह काला, तो यहाँ पर चोर कौन है? माचिस में रखी हुई कई सारी तीलियाँ, उसे चोर बताया गया है। चोरों का मुंह काला, आपने तीली देखी है ना माचिस की, कैसी होती है? तीली, उसका जो आगे का जो भाग होता है, वह आगे का जो सिरा होता है वह काले रंग का देखने को मिलता है। तो यह सारी तीलियाँ जो है चोर बताई गई है और उनका जो मुंह आगे का होता है वह काला बताया गया है। हम जब तीली जलाते तो कैसा करते हैं? पूंछ पकड़, यानी कि पीछे से पकड़ते हैं और उसे जलाते हैं, और जिसके कारण उजाला हो जाता है। तो यह माचिस हुई। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा। पानी बाप ही है और बेटा भी है। मुंह ऊपर करके हम देखें
तो वह सबके ऊपर लेटा है, जहाँ भी जाए तो वह हमारे साथ होता ही है। हम अगर हमारा मुंह ऊंचा करके देखें तो हमें देखने को मिलता है, वो है बादल। बादल पानी से बनता है और पानी बादल से बनता है, दोनों एक दूसरे से निर्भर है और वह सबके ऊपर ही देखने को मिलते हैं। तो यह है बादल। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो बताओ बच्चों, यह क्या हो सकता है? खुली रात में पैदा होती है, हरी घास पर सोती है, जिसकी कोई जगह नहीं है सोने की, वह हरी घास पर सोती है और खुली रात में ही वह पैदा होती है, जिसका जो दिखाव होता है वह मोती जैसा होता है। मोती नहीं होता लेकिन वह मोती जैसी दिखती है और बादल की वह पोती है, जिसे वह अपने आप को पोती बता रही है। तो वह क्या हो सकता है? ओस, हम जिसे कहते हैं झाकड़। तो खुली रात में हम देखते हैं कि बारिश की सीजन होती है या ठंडी की सीजन होती है, तो वहाँ पर रात में हम देखें कि जहाँ पर घास देखने को मिलता है तो वहाँ पर मोती जैसे हमें कुछ देखने को मिलता है। वह हमेशा खुली रात में ही पैदा होती है और हरी हरी घास पर सदा सोती रहती है। जिसका दिखाव जो होता है वह मोती जैसा है, उसकी मूरत मोती जैसी होती है, लेकिन वह मोती नहीं होता। दूर से हम देखें तो वह मोती जैसी ही दिखती है और वह अपने आप को बादल की पोती बताती है। तो वह है ओस। इधर की बात मैं उधर करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। वैसे तो इधर की बात उधर बताने वाला और उधर की बात इधर बताने वाले को लोग चुगलखोर ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही है। यह जो चीज़ है वह इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, लेकिन फिर भी कोई उसे चुगलखोर नहीं कहता। ऐसा क्यों? वह सबके काम आता है। चुगलखोरी करता है लेकिन फिर भी वह सबके काम आता है। तो बताओ बच्चों, यह चीज़ क्या हो सकती है? हाँ, टेलीफोन, मोबाइल। आप सबके घर में भी है ना। सब देखते हैं कि हम यहाँ की बात यहाँ पर सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी वह चुगलखोर नहीं कहलाता। तो यह है टेलीफोन। आगे देखें कि सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। देखो, राजा वैसे तो किसे कहते हैं? जिसके पास महल होता है, पैसा होता है, सभी चीज़ होती है, उसे ही राजा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, उसके पास सोने का पलंग भी नहीं है, महल भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह राजा कहलाता है। तो बताओ बच्चों, वह क्या हो सकता है? हाँ, शेर। जंगल का राजा शेर। सोने को उसके पास पलंग नहीं है, महल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह हम इसे जंगल का राजा कहते हैं। तो वह है शेर। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। 3 अक्षर का मेरा नाम, जिसका नाम 3 अक्षर का है और वह सदा हमें पानी देता रहता है। बीच कटे यानी कि बीच वाला अक्षर, 3 अक्षरों में से बीच वाला कट जाए तो सिर्फ बाल कहलाता है। तो वह क्या हो सकता है? प्रथम अगर कट जाए तो दल कहलाता है और बीच वाला कट जाए तो बाल कहलाता है। यह होता है बादल। बादल यानी कि प्रथम कट जाए यानी बा निकल जाए तो सिर्फ दल रहता है और बादल द निकल जाए बीच में से तो सिर्फ बाल शब्द रहता है। तो यह होता है बादल। तो विद्यार्थी मित्र,
आपने कई सारी पहेलियाँ यहाँ पर पढ़ी। अब मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ जो आपको करना है। यहाँ पर मैंने 2 पहेलियाँ लिखी है। यह पहेली को आपको पढ़ना है और उसका उत्तर दे के आपको नोटबुक में लिखना है। पहली पहेली है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो वह क्या हो सकता है, यह आपको खोजना है और लिखना है। दूसरी है लाल मकान के बाहर हरा चोर, लाल मकान के बाहर हरा चोर, लाल मकान के अंदर काला शैतान, और गर्मी में दिखता सर्दी में गायब हो जाता, तो यह क्या हो सकता है, यह भी आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। विद्यार्थी मित्र, अगले सप्ताह में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है ना संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु, चीज या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। अब हम आगे का जो पॉइंट है पढ़ने वाले वह है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम किसे कहते हैं वह जानेंगे। सर्वनाम यानी कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने एक उदाहरण लिखा है कि राम ने कहा राम अच्छा लड़का है, तो यह वाक्य में तो राम तो संज्ञा हुई, तो यहाँ पर हम सर्वनाम क्या ले सकते हैं, राम खुद अपने बारे में तो कह नहीं सकता, नाम का प्रयोग कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा वाक्य जो लिखा है कि राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ। मैं, यहाँ पर उसने अपने नाम के बदले में कौन से शब्द का प्रयोग किया, मैं शब्द का प्रयोग किया, तो मैं वह क्या हुआ, सर्वनाम। जो व्यक्ति एक ही होता है और वह अपने अकेले यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाती है तो वहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर राम के साथ साथ कई सारे लोग होते तो वह मैं शब्द यानी कि एक वचन हुआ, और वह अगर उसके साथ कई सारे व्यक्ति होते तो वह अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करता, यानी कि मैं एक वचन हुआ और उसका बहुवचन हुआ हम। तो विद्यार्थी मित्र, हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में जाने पे यहाँ पर मैंने लिखे हैं सर्वनाम के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधबोधक संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है, 3 उपभेद है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे अब पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने देखे कि सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका जो उपभेद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब हम देखें कि उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि वक्ता अर्थात यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम के मैंने कुछ रूप लिखे हैं कि एक वचन और 2 वचन। मैंने सबसे पहले आपको जो उदाहरण दिया था कि राम ने कहा राम अच्छा लड़का है, तो वहाँ पर राम और मैंने 2 बार राम का प्रयोग किया था, यानी कि राम एक बार नाम संज्ञा हुई थी और दूसरी बार मैंने सर्वनाम लिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वनाम एक वचन हुआ
तो एक वचन में मैं, तो यहाँ पर बहुवचन में होगा हम, मैंने तो हमने, मुझे तो हमें, मुझसे हमसे, मेरे लिए, यानी कि कोई कहना खुद के बारे में कहना चाहता है कि मेरे लिए, तो वह अपने खुद अकेले व्यक्ति के बारे में कहता है, लेकिन वह अन्य लोगों के साथ रहकर भी कहना चाहता है तो वह कहेगा हमारे लिए। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो वह एक वचन हुआ, यानी कि वह व्यक्ति जो है वह अपने अकेले के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए उन्हें मैं शब्द, उसने एक वचन शब्द का उपयोग किया। तो विद्यार्थी मित्र, हमने सर्वनाम का जो प्रथम प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसका भी प्रथम प्रकार जो है, प्रथम भेद जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में जाना। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा जो प्रकार है, भेद है, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते? तो जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है और उसके नाम के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पहले में उत्तम पुरुष सर्वनाम में हमने क्या देखा? वक्ता खुद अपने बारे में अगर बता रहा हो तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति खुद अपने बारे में बता रहा तो वह उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। और यहाँ पर तो मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी कि व्यक्ति से जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक वचन और बहुवचन। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वचन में लिखा है तू, तूने, तुम, तुमने, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जिससे बात की जाती है, जिस व्यक्ति से बात की जाती है इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है एक वचन में, यानी कि व्यक्ति एक ही है और वह दूसरे के बारे में बताने जा रहा है तो तू शब्द का प्रयोग करता है। अगर व्यक्ति एक ही है तो वह तू शब्द का प्रयोग करेगा, लेकिन ज़्यादा लोग होते हैं तो वह तुम लोग शब्द का प्रयोग करेगा, यानी कि वह बहुवचन हुआ, तुम लोगों ने। फिर तुझे, तुम्हें, यानी कि उसका यह एक वचन हुआ और उसका जो बहुवचन होता है तुम लोगों को। तुझसे, तुमसे, उसका बहुवचन होता है तुम लोगों से। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसका एक वचन और बहुवचन हमने देखा। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है कि तू अभी छोटा है, तो व्यक्ति कोई और के बारे में बता रहा है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तू अभी छोटा है तो कोई और के बारे में बताने हम जा रहे हैं, तो इसलिए तू शब्द यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। अब हम देखें कि सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा जो भेद है वह अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य यानी कोई दूसरा। तो जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि अन्य पुरुष सर्वनाम, यहाँ पर मैंने रूप लिखा है एक वचन और बहुवचन। एक वचन में मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह इसने, वह उसने, तो वह एक वचन हुआ। और बहुवचन ये इन्होंने, यानी कि यह इसने एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, अन्य व्यक्ति के बारे में तो यह इसने शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ अगर कई सारे लोग होते हैं तो ये इन्होंने बहुवचन हो जाता है। वे, उन्होंने, इसे, उसे, उसका बहुवचन होगा इन्हें, उन्हें, इससे, उससे, उसका बहुवचन होगा इनसे, उनसे। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है कि उसे यहाँ आने दो। उसे यहाँ आने दो मतलब कि
अन्य व्यक्ति की बात बताई गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे शब्द का प्रयोग किया और वह भी एक वचन। अगर मैं उसके साथ एक व्यक्ति नहीं लेकिन इसके साथ कई और व्यक्ति होते तो मैं उन्हें शब्द का यानी कि उन्हें बहुवचन का प्रयोग करती। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि सर्वनाम के बारे में हमने जाना, उसके भेद के बारे में भी हमने जाना। अब आगे के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, अब हम अगले सप्ताह में देखेंगे।